हेलो, आज हम लोग क्लास 10th जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो ये वीडियो देख सकते हैं। उनको एक शूट में हम सारा आपको चैप्टर 1 जो जय प्रकम है, इसमें एक चैप्टर है पोषण, इसको हम पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं आज, ठीक है? तो और इसका एनसीईआरटी का जो भी प्रॉब्लम है, वो भी एक क्वेश्चन कर कर हम करवाएँगे, पूरा एक शूट में करवा देंगे हम आपको आज, ठीक है? तो आप देखिए, पहला हमने लिखा है जय प्रकम के बारे में, है ना? ये जय प्रकम यहाँ लिखा हमने, इसको इंग्लिश में ना जय लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? जय प्रकम, जय मतलब जीव होता है, प्रकम मतलब प्रक्रिया होता है। यानी जय प्रकम का मतलब हो गया जीवों में होने वाले क्रिया या प्रक्रिया जो भी है, जो कार्य होता है। इसका डेफिनेशन क्या है? तो लिखा हमने जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? जय प्रकम। यहाँ पे एक वर्ड्स आया है अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण का इंग्लिश मतलब होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होता है, इसका मतलब होता है जिस तरह से देखते हैं सरकार रोड बनवाती है, ख़राब हो जाता है, फिर रिपेयरिंग करवाती है कि नहीं, उसी तरीक़ा से जीवन भी अनुरक्षण होता है। जीव जो होता है ना, वो सेल एंड टिश्यू का बना होता है, तो वो भी एक समय पे क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, मरने लग जाता है, नहीं? तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रोटीन वगैरह यूज करते हैं, नए कोशिका बनता है ना। तो सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना होगा तो बन सकता है, ठीक है? तो एक बात एक लाइन में याद रखेंगे, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या बोल देंगे? जय प्रकम बोल देंगे, सिंपल सा। उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है? तो पोषण का मतलब सीधे खाने-पीने से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है? जो हम खाते-पीते हैं उसी से बात करते हैं। तो हम भोजन करते क्यों होंगे? तो हम ताकि हमारे शरीर का वृद्धि और क्या हो सके? विकास हो सके, नहीं? तो हमने यहाँ पे लिखा है देखो, जीव शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए हम जिन पोषक तत्वों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण बोलते हैं, ठीक है? तो हम क्या बोला हमने? जीव शरीर की वृद्धि, हम तो खाना-पीना क्यों खाते हैं? ताकि हमारा बॉडी क्या करे? ग्रोथ कर पाए, नहीं? वृद्धि कर पाए, विकास कर पाए, पुरानी कोशिकाएँ नई-नई कोशिकाएँ बना सके, इसलिए हम करते हैं। तो पोषण का डेफिनेशन एक लाइन में याद रखेंगे क्या? कि जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए हम जिन पोषक तत्वों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड्स आया है जिन पोषक तत्व, यहाँ पे लिखा है ना जिन पोषक तत्व, ठीक है? तो जिन पोषक तत्व का मतलब हो गया जो भी हम खाते-पीते हैं, रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल, सब्ज़ी, अंडे, मांस, मछली, नहीं? तो वही वो सब है ना पोषक तत्व उससे मिलता है। जो हम खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, पोषक तत्व होता है जो हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, तो डाइजेस्ट के बाद वो हमें मिल जाते हैं। अब लिखा ना पोषण का प्रकार, पोषण कितना प्रकार का होता है? तो पोषण कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो पहला आपका है स्वपोषण, जिसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है? दूसरा है परपोषण, या तो इसको विषम पोषण बोलते हैं और इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप, ठीक है? स्वपोषण, ये देखो स्वपोषण ना 2 वर्ड से बना है, स्व और पोषण। स्व का मतलब खुद होता है, पोषण का मतलब वही बताया हमने भोजन, नहीं? अगर हम इंग्लिश नाम देखें इसका तो लिखा ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप जो है ना 2 वर्ड से बना है, एक तो ऑटो और दूसरा क्या है? ट्रॉप है। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, ये ऑटो है ना, इसका मतलब सेल्फ होता है, और ट्रॉप का मतलब फूड, या तो क्या होता है? फीड होता है, ठीक है? यानी ऑटो मतलब क्या हो गया? स्वयं, और सेल्फ मतलब स्वयं हो गया, ट्रॉप मतलब फूड या भोजन। यानी वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करेगा? खुद ही करेगा, उसको ऑटोट्रॉप बोलेंगे। स्वपोषण, स्व मतलब खुद, यानी वैसा इसमें वैसा जीव आएगा जो अपना भोजन क्या करेगा? अपना भोजन खुद ही निर्माण करेगा, या भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करेगा, खुद पे निर्भर रहेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? स्वपोषण बोलेंगे, ठीक है? जैसे कि क्या हो गया? सभी पेड़-पौधे। पेड़-पौधे जितने सारे हैं ना, वो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद ही निर्माण निर्माण करते हैं। वो किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं रहते हैं। दूसरा हेटेरोट्रॉप, जिसको परपोषण बोला। देखो परपोषण लिखा ना पहला लिखा पर, दूसरा लिखा क्या? पोषण। पर का मतलब दूसरा होता है, पोषण का मतलब भोजन हो गया। ये वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए क्या करेगा? दूसरे जीवों पे क्या रहेगा? निर्भर करेगा, उसे हम क्या बोल देंगे? परपोषण। तो ये ऐसा करता कौन है? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ऐसा एनिमल्स वगैरह करते हैं, जितने सारे एनिमल्स हैं ना, वो सारे क्या करते हैं? परपोषण करते हैं। फिर लिखा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ये क्या होता है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन क्या है? इसमें क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता कैसे है? यहाँ पर से क्वेश्चन अक्सर बनता है कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें, या प्रकाश संश्लेषण क्या है एवं इसके रासायनिक समीकरण को लिखें। अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना आता है ना, रासायनिक समीकरण अगर आप लिख सकते हैं,
तो आप क्या कर सकते हैं, अगर रासायनिक समीकरण आपको लिखना आता है तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इसका डिफिनीशन क्या कर पाएंगे, आप लिख पाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, पेज हम चेंज कर लेते हैं। सॉरी, क्या पेज क्यों नहीं चेंज हो रहा है, एक मिनट। ये मिस्टेक्स क्या हो रहा है भाई, ये तो कलर चूज करने का है। इसको हम रोकते हैं, एक मिनट। चलो हो गया। तो देखो यहाँ पे ना केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है ना, केमिकल रिएक्शन देख लो। केमिकल रिएक्शन हमने लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। चलो देखो, केमिकल, ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण का क्या है, रासायनिक समीकरण, अभी तो मैंने ये बोला था। तो देखो इसमें सबसे पहले ना प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण हमें पता कर लेंगे ना, तो डिफिनेशन अच्छे से पता हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले अगर पौधे को मान लो भोजन बनाना हो तो चाहिए क्या क्या, तो इसको 4 चीज़ चाहिए होता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दूसरा जल चाहिए जिसको हम H2O बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है। और क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस जो हमें सूर्य से प्रकाश चाहिए, जो सन से मिल जाएगा इसको। और क्लोरोफिल चाहिए जो पत्तियों में क्या होता है, ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है, तो ये क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O कितना मात्रा में चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कितना, तो 6 मोलकुल्स कार्बन डाइऑक्साइड का। जल चाहिए 12 मोलकुल्स चाहिए इसको, नहीं। और ये किसकी उपस्थिति में होगा, तो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होगा। ये क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, जल बना देगा, और क्या बना देगा, ऑक्सीजन बना देगा। ठीक है, तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, 6CO2 प्लस 12H2O, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो ग्लूकोज बना देगा, C6H12O6, जल बना देगा और O2 बना देगा। ये बॉडी, इससे क्या होगा, एनवायरमेंट में, वातावरण में क्या होगा, चला जाएगा। तो देखो, तो यहीं से हम डिफिनेशन पता कर लेंगे कि क्या बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक ऐसा प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें CO2 एवं जल की मदद से सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते, ग्लूकोज एवं जल का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करता है, ये मुक्त करता, नहीं, ऑक्सीजन को क्या करता है, मुक्त करता है। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन, हमने याद रखा। और उसके बाद क्या कर लिया हमने, प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन कर लिया हमने। ठीक है, अब आता है परपोषण, ये लिखा हो परपोषण, पढ़ा था ना पोषण, पोषण के प्रकार के बारे में। तो 2 प्रकार था, एक स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन परपोषण का क्या होता है, प्रकार होता है। ये 3 प्रकार का होता है, देख लो, है ना, 3 प्रकार। पहला है मृत जीवी पोषण। एक चीज़ अच्छा बात यह है कि यहाँ पर से ना हम ये नाम जो है ना, ये नाम से डिफिनेशन कहने का मतलब है ना, नाम से हम डिफिनेशन पता कर लेंगे। देखो, मृत जीव लिखा हुआ, मृत का मतलब मरा हुआ, जीव का मतलब जीव हो गया, पोषण मतलब भोजन। यानी इसमें वैसा जीव आएगा जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीव से प्राप्त करेगा। ठीक है, परजीवी का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर रहने वाला। ठीक है, वहीं पे वो क्या करेगा, उसका हैबिटेट, उसका निवास स्थान भी वहीं पे होगा, भोजन भी उसी से कर पाएगा वो। ठीक है, फिर एक लिखा प्राणी संपोषण के बारे में लिखा है। ठीक है, प्राणी संपोषण जिसको होलोजोइक बोलते हैं, ये अपने जैसे जीवों को ही क्या करता है, भोजन के रूप में यूज करता है। तो मृतजीवी पोषण किसको बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए मरे या सड़े गले जीवों पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण बोलेंगे। जैसे कि क्या हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, गोबर छत्ता हो गया। दूसरा है परजीवी पोषण, परजीवी मतलब हम बोला दूसरा जीव। तो वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए क्या करेगा, स्थायी या अस्थायी रूप से उस जीव के अंदर निवास भी करेगा एवं अपना पोषण क्या करेगा, प्राप्त करेगा, उससे क्या बोल देंगे, परजीवी पोषण बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, अमरबेल हो गया, ये टेप बॉम जिसको गोल्डक्रीम बोलते हैं,
हुकवॉर्म हो गया, टेपवॉर्म हो गया, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, ये सारे जीव क्या हैं? परजीवी हैं, जो दूसरे जीवों पे क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। इसके आगे देखो, इसके आगे क्या है? एक और प्राणी संपोषण है। क्या है? इसके आगे है प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण। इसमें क्या होगा ना, कोई भी जो जीव होगा ना, अपने ही जैसे जीवों को भोजन के रूप में यूज करेगा। तो देखो लिखा है, वैसा जीव जो अपना भोजन पोषण के लिए क्या करते हैं? अपने समान जीवों को ठोस या तरल के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उसको जीव फॉर्म मिलेगा, फ्लूइड फॉर्म मिलेगा, फ्लूइड फॉर्म मिलेगा, वो द्रव फॉर्म में। अब ठोस मिलेगा तो ठोस के रूप में ले लेता, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण। और इसमें सबसे अजीब बात यह है ना कि अपने ही जैसे जीवों को ज़्यादातर जीव क्या करते? खा लेते। मछली लोग को देखा होगा ना, बड़े मछलियाँ अगर घर में आपके आया होगा समूचे वाला, तो देखा होगा अपने घर में, यार उसको काटा गया होगा तो देखा होगा छोटी-छोटी मछलियाँ उसके मुँह के अंदर या पेट में रहता है कि नहीं? तो बड़ी मछलियाँ क्या करती हैं? छोटी मछलियों को खा जाती हैं, यानी अपने ही जैसे जीवों को खा रही है। सांप वगैरह ऐसे भी करती हैं, बहुत सारे जीव ऐसे करते हैं। अब है एक नया टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो देख लो, हमने ये नीचे पिक्चर ड्रॉ किया है, ये पिक्चर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देख लो, पहले पिक्चर को ही समझ लेते हैं हम लोग। हमने एक, अगर देखो, एक अगर कोई सेल है ना, तो उसमें अगर कोई सेल बना होगा तो 3 कंपोनेंट ज़रूर चाहिए होता होगा उसके लिए। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक चाहिए। अमीबा भी ना एक कोशिकीय छोटा-सा जीव है, तो इसमें क्या-क्या चाहिए इसको? देखो, हमने बीच वाला जो पॉइंट है इसको केंद्रक लिखा है। ये अपने भोजन के, ये है कैसा जीव? तो पहला पॉइंट याद रखें कि ये कोशिकीय जीव होता है। क्या इसका कोई आकार होता है? तो कोई आकार नहीं होता। ये अनिश्चित प्रकार, कोई भी जैसे भी बना दो ना, अमीबा ही है। ठीक है, तो कोई फिक्स आकार इसका होता है नहीं वैसे। ठीक है, तो इसका कोई आकार नहीं होता है। ये पे इसका रहता पे कहाँ पे? तो ये पानी में सर्वाइव करता है। ठीक है, और इसका भोजन क्या है? तो इसका फूड पार्टिकल्स के बारे में बात करें, भोजन, तो शैवाल और डायटम वगैरह ये क्या करता है? भोजन के रूप में ये खाता है अपने आप को। ठीक है, देखो, मान लो पानी में ये है कोई फूड पार्टिकल, यहाँ पे इसको क्या हो गया? दिख गया फूड पार्टिकल। ठीक है, तो इसके पास आँख वगैरह कुछ होता नहीं है। एक कोश के जीव है, एक कोश का वाला जीव है, तो इतना सारा तो होगा नहीं। तो वो सेंस करता है फूड पार्टिकल्स को, वहाँ पे जाता है और फिर क्या करते हैं? अपना बॉडी के अंदर, ये देख लो, ले लिया ना फूड पार्टिकल को अंदर बॉडी के अंदर। और ये चलता कैसे है? फूड पार्टिकल के पास पहुँचता कैसे? तो एक फॉर्मेशन करता है, बॉडी में जो मूवमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। पी साइलेंट होता है इसमें, पी से लिखा था लेकिन हम स्यूडोपोडिया इसको पढ़ते हैं, हिंदी में कुटपाद बोलते हैं। तो कुटपाद की मदद से ये क्या करता है ना, कुटपाद की मदद से क्या करता है? ये भोजन के पास पहुँचता है और बॉडी के अंदर क्या करता है? लेकर ये चला जाता है। उसके बाद भोजन चला गया कहाँ? अमीबा के अंदर, देख लो चला गया है। चला गया ना भोजन। अब इसको पाचन करने का बारी आता है, तो ये पाचन करेगा कैसे अमीबा? तो ये पाचन करने के लिए पता है क्या करता है? इसको डाइजेशन करने के लिए इसके पास वैकोस होता नहीं है। वैकोस का हिंदी में मतलब होता है रसधानी। रसधानी होता नहीं है, बल्कि ये क्या करता है? रसधानी का निर्माण करता है। रसधानी निर्माण करने के बाद पता है क्या करता है? ये भोजन को पचाता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है, ये रैप्चर्ड हो जाता है कह सकते हैं। और जब भोजन पाचन होता है तो 2 चीज़ें बनता है। एक तो ऊर्जा बनता है, जो अपने बॉडी को यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है अपना बॉडी में एनर्जी के लिए। और ये जो एक बनता है बेकार पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, जो ये बॉडी अमीबा का ना, किसी भी बाहर में ये जो कोशिका झिल्ली दिख रहा है ना इसके चारों तरफ, ये कोशिका झिल्ली के बहुत सारे अस्थायी छिद्र होते हैं। किसी भी अस्थायी छिद्र के द्वारा क्या करता है? ये बॉडी बाहर निकाल देता है। तो देखो, हमने वही लिखा है। ये पहले लिखा अमीबा होता कैसा? तो हमने लिखा अमीबा एक कोशिकीय अनिश्चित आकार वाला जलीय प्रोटोजोआ है। 3 पॉइंट एक ही लाइन में क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें पोषण के लिए कोई खास अंग नहीं पाया जाता, हमने पहले ही बताया। यह अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद की मदद से करते हैं। भोजन के राजधानी में ले जाता है। राजधानी में एंजाइमों के द्वारा भोजन का क्या करता है? पाचन होता है। इसके बाद यह कोशिका द्रव में पहुँचता है। यहाँ से पूरे शरीर में भोजन के शरीर क्या होता है? पूरे शरीर में चला जाता है। अमीबा में जो अपचय भोजन है, अपचय पचने के बाद जो बच गया है भोजन, शरीर के क्या करता है? बाहर अस्थायी छिद्र के द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक, ये लिखा हुआ हमने भी यही पिक्चर में आपको क्या किया, समझाया। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। 1 मिनट। अब हम पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको अमीबा बहुत अच्छे से समझ में आया है तो पैरामीशियम भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि डिट्टो सेम ही है।
सब कुछ लगभग में पैरामीशियम में सेम ही है, कुछ-कुछ 2-3 पॉइंट अलग है, बाकी सब क्या है सेम ही है। चलो यहाँ पे पिक्चर हमने देखो दिखाया है, पिक्चर समझ लेते हैं। देखो, हमने बोला अमीबा कैसा जीव है? एक कोश के जीव। तो पैरामीशियम भी कैसा जीव होता है? एक कोश के जीव ही है। लेकिन क्या इसका कोई आकार होता है? हाँ, इस उसका अमीबा कोई आकार नहीं था, लेकिन पैरामीशियम का क्या है? आकार है। कैसा आकार है? तो ये बिल्कुल चप्पल की आकृति का है, ठीक है? ये भी एक जलीय प्रोटोजोआ ही है, ठीक है? और एक अच्छा बात है ना, देखो यहाँ पे ना दिख रहे होगा आपको, ये बहुत सारा छोटा-छोटा रोएदार जैसा रचना होता है जिसको हम सिलिया बोलते हैं, जिसके कारण ये अमीबा पानी में क्या कर पाता है? मूव कर पाता है, ठीक है? अमीबा भोजन के लिए कोई मुख नहीं था, इसमें मुख होता है, ये देख लो यहाँ पे, कोशिका मुख जिसको बोलते हैं, ठीक है? इसी के भोजन सेम ही है, लेकिन इस कोई भोजन के लिए उसमें कोई ऑर्गन्स नहीं था, मुख वगैरह नहीं था, लेकिन इसमें क्या है? मुख है, मुख से भोजन क्या अंदर जाता है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है? सेम प्रोसेस है पाचन का भी वैसे ही है, और किसी स्थायी क्षेत्र के द्वारा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो देखो हमने क्या लिखा है, देख लो। पैरामीशियम एक निश्चित, नॉट अनिश्चित। पैरामीशियम एक कोशिकीय मृदुजलीय प्रोटोजोआ है जिसका आकार अमेबा की तरह अनिश्चित नहीं बल्कि क्या होता है? निश्चित होता है, जो चप्पल की आकृति का होता है। बहुत क्लियर है पॉइंट इतना? हमने बोला पैरामीशियम के बारे में, पैरामीशियम एक कोशिकीय मृदुजलीय प्रोटोजोआ है जिसका आकार अमीबा की तरह अनिश्चित नहीं बल्कि क्या होता है? निश्चित होता है, जो कैसा दिखता है? चप्पल की आकृति का दिखता है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। इसके शरीर पे ना रोएदार जैसा रचना पाया जाता है जिसको हम सिलिया बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, ये सिलिया वाला पॉइंट, कि ये ऐसे पूछ लेगा कि अमीबा किसके द्वारा चलता है, या चलने वाला अंग का नाम क्या है अमीबा का? तो सिलिया होता है, इसी के द्वारा मूव करता है ये, ठीक है? वाटर में फ्लाउट करता है। तो पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख के द्वारा करता है। देखो, अमीबा के पास भोजन के लिए कोई मुख नहीं था, लेकिन इसके पास है कोशिका मुख है जिसके द्वारा भोजन करता है। यह भोजन को राजधानी में एंजाइमों की द्वारा क्या करता है? भोजन का पाचन करता है, सेम वही है। इसके बाद यह कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। पैरामीशियम में अपचय भोजन क्या होता है? शरीर के अस्थायी क्षेत्र के द्वारा बाहर निकाल जाता है। इसलिए ना हमने बोला कि अगर आपको अमीबा समझ में आया तो पैरामीशियम क्या है? डिट्टो सेम है। ये भी एक कोशिकीय है, वो भी एक कोशिकीय है कि नहीं? पहला पॉइंट, ये भी मृदुजलीय जीव है, वो भी मृदुजलीय है, वो भी मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, ये भी मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, लेकिन आकार में डिफरेंस है। उसका आकार कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसका आकार एक निश्चित आकार का होता है। ये कैसा होता है आपका? चप्पल की आकृति का होता है। अगर हम इसका भोजन के कण के बारे में, भोजन के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? ये भोजन से भी है, लेकिन इसमें भोजन को, अमीबा में भोजन के लिए कोई खास अंग नहीं था, लेकिन सिलिया में एक खास मुख होता है, कोशिका मुख जिसको बोलते हैं, ठीक है? इसमें भोजन पाचन भी वही होता है। उसमें टेम्पररी राजधानी बनता था और फिर ख़त्म हो जाता था। इसमें राजधानी ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है, ये एक डिफरेंस है। तो ठीक है, तो ये भी अगर उसको डीप में पूछना हो क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है, लेकिन ये सिलिया वाला जरूर पॉइंट याद रखना। सिलिया वाला हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है, उसका प्रचलन अंग क्या है, या कुछ चलने में क्या यूज करता है, ठीक है? और अमीबा का भी इम्पोर्टेंट है, पैरामीशियम का भी, ठीक है? तो चलो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? चलो ठीक हो गया ना, ये क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से। अब आते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी मनुष्य में पाचन कैसे होता है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, भोजन में, मनुष्य में अगर बात करें ना, तो मनुष्य में भोजन का जो पाचन है ना, जब हम भोजन को छोटा बाइट्स के रूप में मान लो तोड़े रोटी को हमने, फिर खाया मुख में, तो मुख में जब हमने लिया ना भोजन, उसी समय से जब चबाना शुरू कर देना, उसी समय से भोजन का पाचन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, ठीक है? तो लिखा देखो, मनुष्य का पाचन तंत्र, यहाँ पे लिखा है क्या क्या बताते हैं। लिखा, मनुष्य में पाचन का प्रारंभ मुख से ही हो जाता है। मुख में सबसे पहले जाएंगे तो क्या आएगा? भोजन को हम चबाते किससे हैं? दांत से। तो पहले हम दांत के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर जीभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्लैंड्स जो है, 3 ग्लैंड्स जो है माउथ के अंदर, उसको पढ़ेंगे, जो भोजन को क्या करता है? लेई बनाने में या हल्का तो गीला बनाने में क्या करता है? मदद करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये 3 पॉइंट हम समझ लेते हैं बढ़िया से। पहला किसके बारे में? भोजन मुंह में डालते हैं तो पहले कौन सा आता है? दांत का काम आता है, फिर जीभ का काम आता है, फिर ग्लैंड्स 3 है उसका काम आता है। तीनों पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, बारी बारी से। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे में, कि मनुष्य में भोजन का पाचन या प्रारंभ मुख से हो जाता है। ये इसमें दांत पाया जाता है जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसिजर जिसको कृतनक बोलते हैं, दूसरा केनाइन जिसको भेदक बोलते हैं, प्री मोलर जिसको अग्रचर्वणक बोलते हैं, मोलर जिसको अग्रचर्वणक बोलते हैं। पता है नीट में ना यहाँ पर से क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक डॉक्टर है,
दाँत 4 प्रकार का होता है, आपने भी पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर से देखो क्वेश्चन कितना कन्फ्यूज़ कर पूछा था, वो भी नीट इतना बड़ा। नीट पता नहीं क्या होता है? नेशनल एग्ज़ामिनेटरी टेस्ट होता है, ठीक है? जो डॉक्टर बच्चे बनने चाहते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और इसका जो बोर्ड कंडक्ट करवाता है, वो एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है? इसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है? ये पूरा इंडिया के बच्चे इसको भरते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर से एक नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं याद नहीं है कौन-सा साल में पूछा गया, 2014, 15, 16 जब भी पूछा होगा। क्वेश्चन क्या था देखो यहीं पर से पूछ नहीं तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते ताकि इस क्वेश्चन का अच्छे से क्या हो सके, जवाब दिया जा सके, ठीक है? तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है? चलो, देखो हमने इंसीजर के बारे में पहले कार्य पढ़ लेते हैं, ठीक है? पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? इंसीजर लिखा है देखो, इंसीजर का मतलब होता है कतरनक, हमने लिखा है, इसका कार्य क्या है? तो यह लिखा है जबड़े में 2 जोड़े छेनी के समान पतले कतरने वाले दाँत होते हैं, ठीक है? ये भोजन को काटने के लिए काम करता है। दूसरा केनाइन जिसको हम भेदक बोलते हैं, इसका कार्य क्या है? तो यह जबड़े में एक जोड़े नुकीले मांस जैसे पदार्थ को चीरने के लिए होते हैं। जैसे छठ पूजा होता है ना, तो क्या छठ पूजा में क्या करते हैं, जैसे ईख खाना किसी को बहुत पसंद होता है, तो ईख खाते हैं ना, तो दिखता है साइड में ले जाकर उसको उसका छिलके को करते हैं, छीलते हैं, या मांस वगैरह खाते होंगे ना, तो कोई हार्ड मांस है जैसे लेग पीस का पार्ट्स हो गया, या तो आप खस्सी का मांस खाते हो, तो वो थोड़ा चिमड़ा टाइप का होता है वो। तो उसमें हम क्या करते हैं, पूरा दाँत ये है ना पीछे का साइड का हिस्सा वहाँ पे ले जाते हैं, तो वो ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते हैं ना, लेग पीस टाइप वाला टाइप जैसे होता, तो ये फाड़ने चीरने का काम करता है। केनाइन भेदक हो गया, नाम से ही पता चल रहा नहीं, भेद करने वाला, भेदने वाला। हमने तीसरा चौथा को एक में डाल दिया, अगर चवर्णक और चवर्णक को यहीं पर से क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम बताते हैं आपको। प्री मोलर है और मोलर है, ठीक है? ये लिखा है यह जबड़े में जोड़े अ, दो जोड़े मोलर और 3 जोड़े क्या होते हैं, प्री मोलर और मोलर होते हैं। दाँत जो अपने कड़े भोजन को चबाने या पीसने का काम करता है। जब हम भोजन को चीर फाड़ लेते हैं, पहले तो पहला काम क्या है, काटने का भोजन। जैसे बचपन में रोटी खाते थे ना, तो देखते हैं चीनी में कितना लोग रोल करते, मोड़ कर और ऐसे ही खाते थे, तो आगे वाला दाँत से क्या करते, उसको काट लेते थे। क्या साइड से चीरते फाड़ते नहीं। लेकिन आपको मसल्स खाना होगा, आपको ईख खाना होगा, तो साइड वाला दाँत यूज़ करते हैं, जो भेदक होता है, ठीक है? आगे चबाने को उसके पीछे होता है, जो पीसते हैं आराम से बिल्कुल, एकदम सबसे लास्ट का ये दाँत होता है, ठीक है? आगे के जस्ट साइड में ये केनाइन होता है, और जस्ट उसके पीछे क्या होता है, साइड में अग्र चबर्णक और चबर्णक होते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ से क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था ना। चलो क्वेश्चन हम बताते हैं, नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के बारे में हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या था वहाँ पे? क्वेश्चन था ना कि एक डेंटलिस्ट है, डेंटलिस्ट डॉक्टर होता है। डेंटलिस्ट मतलब डेंटलिस्ट होता है ना, वो होता है, वैसे डॉक्टर होते हैं जो सिर्फ दाँत के बारे में उनको पता होता है, दाँत के बारे में वो स्टडी करते हैं, तो टीथ चेकअप करते हैं वो, ठीक है? तो एक डेंटिस्ट डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, एक बच्चे वाले स्कूल, प्ले स्कूल जो होता है जहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे जा तो हम बात कर रहे थे डेंटलिस्ट के बारे में। डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं, नहीं? तो प्ले स्कूल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखते हैं ना कि उन्होंने अपनी लाइफ में 4 तरह का दाँत पड़ा होता है, 4 प्रकार के दाँत पड़े होते हैं। जब वहाँ पे वो देखते हैं ना, तो वो उनको ना 3 ही प्रकार का दाँत दिखाई देता है बच्चों में। तो वहाँ पर से क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ इसमें से कौन-सा टीथ जो है एब्सेंट है, अनुपस्थित है? तो आप हमें कमेंट में बताना कि कौन-सा दाँत है जो बच्चे में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? ये आप बताना आपको, ठीक है? या तो पूछना हमसे, हम कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है? अब हम जीभ के बारे में पढ़ते हैं, जीभ के बारे में, ठीक है? बोला था ना टीथ के बाद क्या पढ़ेंगे, जीभ के बारे में, उसके बाद ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जीभ के बारे में पढ़ते हैं, ये जीभ होता है क्या है, तो हमारे माउथ के अंदर ना एक मांसल रचना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीभ बोलते हैं, जो भोजन को क्या होता है, लार से मिलाने में या तो स्वाद ग्रहण पता करने में क्या करता है, ये काम आता है हमारा जीभ। भोजन का टेस्ट का पता कैसे करते हैं, जीभ से ही तो करते हैं। जीभ के ऊपर ना
रोएदार जैसा रचना होता है जिसको हम पैपिला कहते हैं। जीभ के ऊपर क्या होता है, रोएदार जैसा रचना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैपिला। और ये पैपिला के ऊपर के सतह को हम लोग जो होता है ना, ये तो फिलीफॉर्म भी कहते हैं। जो स्वाद कलिकाएँ होते हैं, ये स्वाद करने पता करने में क्या करता है, काम आता है। ये स्वाद पता करने में क्या आता है, काम आता है। ठीक है, के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब जीभ के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में। अच्छा, जीभ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो स्वाद पता करने के बाद, स्वाद पता करने के बाद जो है ना, ये किस किस तरह का स्वाद पता करेगा नहीं। तो जीभ को ना स्वाद पता करने के हिसाब से हम जीभ को ना 4 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 4 भाग में, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा और दोनों साइड का हिस्सा। जो सबसे पीछे का हिस्सा है ना, वो तीखा स्वाद पता करने में मदद करता है, और जो आगे का है वो मीठा, और बाकी साइड में जो नमकीन और कड़वे टाइप का होता है। ठीक है, तो लिखा देखो, दोनों किनारों पर पाइप कवकनुमा क्या होते हैं, फींगी फॉर्म होता है, जो नमकीन, मीठा और खट्टे स्वाद ग्रहण करने में क्या करता है, पता करता है। ये स्वाद कलिकाएँ होती है ना, जो पिछली सतह पर क्या होता है, सर्कमबैलेंट पैपिला पाया जाता है, जो क्या करता है, तीखा स्वाद ग्रहण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। हमने पहले ही बोला था आपको, इसके बारे में हम पता कर लिया। और उसके बाद सीधे हम अमाशय पे आते हैं। अमाशय क्या होता है, तो ये अमाशय ना जे आकार का क्या होता है, एक हमारे जैसे हम मुख से नीचे आते हैं, ये गला से नीचे उतरते हैं ना, तो जे आकार का एक थैली होता है, थैली जैसा रचना होता है। ठीक है, इसके अग्रभाग को हम 3 भाग में बांटा है। इसको अग्रभाग के सबसे आगे का जो थैली रचना है उसको कार्डियक बोलते हैं। इसके पीछे के भाग को पैलोरिक बोलते हैं। ठीक है, और बीच के भाग को क्या बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं। इन्हीं भाग में जठर ग्रंथियाँ का क्या होता है, निर्माण होता है। अब बात हो गया छोटी आंत। ये छोटी आंत, उसके बाद भोजन कहाँ पे जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत क्या होता है, तो हमने लिखा छोटी आंत के बारे में कि यह आहार नाल की सबसे लंबी नली होती है, जिसका रचना क्या होता है, बेलनाकार होता है, और इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, छोटी आंत को हम कितना भाग बांटे हैं, छोटी आंत को हम 3 भाग में बांटे हैं। पहला को हम ग्रहणी बोलते हैं, दूसरा को हम क्या बोलते हैं, जैजुनम बोलते हैं, और तीसरा है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। ठीक है, ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है, एवं जेजुनम छोटी आंत का क्या है, मध्य भाग है। ठीक है, ग्रहणी जो हमने लिखा है, तो हमने छोटी आंत जो है इसको 3 भाग में बांटा, पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा क्या है, इलियम है। ग्रहणी के बारे में बात करें ना, तो ग्रहणी हमने लिखा है छोटी आंत का क्या है, पहला हिस्सा है, और जो जेजुनम है वो छोटी आंत का क्या है, मध्य भाग का क्या है, ये हिस्सा होता है आपका। ठीक है, चलो छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या होता है, इलियम ही होता है। इसी भाग में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। अब छोटी आंत के बाद क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं। बड़ी आंत क्या होता है, तो छोटी आंत के बाद शुरू होता है बड़ी आंत। तो हमने लिखा बड़ी आंत के बारे में, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग में बड़ी आंत में खुलता है, या 2 भाग में बांटा होता है। ठीक है, इसको कितना भाग में बांटा गया हमने, बड़ी आंत को, ये अंदर 2 भाग में होता है। पल लिखा कोलन, और दूसरा क्या लिखा, अमाशय। रेक्टम छोटी आंत पे एक बड़ी आंत अग्रभाग जोड़ पर छोटी नली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिकम बोलते हैं। ये जो जोड़ने काम करता है ना, छोटी आंत बड़ी आंत को, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत को जोड़ने कौन काम करता है, तो सिकम करता है। ठीक है, सिकम के शीर्ष पे ना एक उंगलीनुमा रचना होती है, जिससे सिरा क्या होता है, बंद होता है, और इसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। कभी कभी देखते हैं बहुत लोग का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। हमारा बॉडी में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हमारा बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है, हमारा बॉडी में जितना भी अंग है ना, सबका कुछ ना कुछ कार्य है, लेकिन ये अपेंडिक्स ही ऐसा अंग है हमारे बॉडी में ना, जिसका क्या है, कोई कार्य नहीं है, फिर भी फालतू का क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब छोड़िए, हमने पूरा डाइजेशन सिस्टम पढ़ लिया। अब हमारा क्वेश्चन किस तरह से बनता है ये हम देख रहे हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन किस किस तरह से बना है देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है ना, लिखा ना, जीवन के अंगरक्षण के लिए किन प्रकर्मों का आवश्यक मानेंगे। ठीक है, तो देखो जी में जो है ना वो सबसे ज़रूरी है। देखो लिखा हमने, जैविक क्रियाएं जैसे कि गति हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, वृद्धि आदि जो है ना,
जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, सहायक होते हैं तथा जीवन के अनुरक्षण के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस में यही सब काम करता है। हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमारे 4 चैप्टर आता था। पहला पोषण था, शोषण था, परिवहन था, उत्सर्जन था। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, साथ-साथ इसका वृद्धि विकास और जो सुचारू रूप से ये चलाने में क्या करता है, यही काम करता है। तो वही लिखा हमने। क्वेश्चन क्या था कि जीव के अंगरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं? तो जैविक क्रियाएं जैसे कि हो गया गति, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि जीवन के सुचारू रूप से चलाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बहुत ही ईजी है तथा ये अनुरक्षण के लिए क्या है, अनिवार्य है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखा है ना, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? ठीक है, स्वपोषी हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, विषमपोषी भी। तो स्वपोषी विषमपोषी में अंतर देख लो। स्वपोषण में पहला तो ये हम लिखेंगे क्या होता है, इसमें लिखा हमने, यह पोषण हरे पौधों में होता है। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, सही बात है। एग्जाम्पल मैंने बोला था ना, ये पेड़ पौधों में ही होता है। और दूसरा क्या है, विषम पोषण के बारे में लिखेंगे, यह पोषण जंतुओं में होता है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, एग्जाम्पल से लिख दिया इसने। ठीक है, यह पेड़ पौधों में होता है और ये क्या होता है, विषम पोषण जंतुओं में होता है। बहुत अच्छा। दूसरा है स्व पोषण में, इसमें पोषण में CO2 O2 से कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। सही बात है ना। क्या होता है, CO2 और O2 और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। नहीं, यही तो बन रहा था, ग्लूकोज और क्या, जल और ऑक्सीजन। और इसमें क्या लिखा है, जंतु अपना भोजन के लिए पौधे या शाकाहारी प्राणियों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। नहीं, लेकिन क्या है, विषम पोषण वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, अपने भोजन के लिए क्या करता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ से। तीसरा पॉइंट लिखा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित तथा सूर्य प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ये भी सही है। इसमें क्या करते हैं ना, ये एनसीईआरटी का हिसाब से लिखा हुआ। ठीक है, तो ये स्वपोषण में क्या करता है, ये भी सही है बात ना। प्रकाश संश्लेषण के क्या है, पौधों की पत्तियों में जो मौजूद पर्णहरित होते हैं, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, ये प्रकाश का प्रयोग करके यानी इसकी उपस्थिति में तो क्या करता है, भोजन का निर्माण कर पाता है। वैसे कर पाता है ये, क्या नहीं कर पाता। विषम पोषी पोषण से भोजन का निर्माण क्या करता है, खुद से करता ही नहीं है, ये भोजन का निर्माण खुद से नहीं करता है। चौथा पॉइंट है स्वपोषी में, कि पौधे अपने भोजन के लिए निर्माण के लिए कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को आवश्यक मानते हैं। नहीं, ये क्या करते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ इसमें आवश्यकता होता है। जंतु अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता क्या होता है, इसमें अकार्बनिक, पौधे जो है ना अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता है, लेकिन इसमें जंतु जो है ना वो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए लिखा है ना, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधों कहाँ से प्राप्त करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया, लिखा ना, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है पौधों में, वह कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होता है। तो पौधे का रूट ज़्यादातर यूज करते हैं कच्ची सामग्री को लाने में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहले भी हमने बताया था क्या होता है, पहले जल चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये चारों चीज़ मिलेगा तो वो क्या कर लेगा, अपना भोजन निर्माण कर लेगा। तो जल क्या है, जल लिखा ना पहला, जल में क्या लिखा, ये जल मिलता कहाँ से, तो पौधे इसे भूमि के जड़ों द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते, नहीं खींचता है। और CO2 लिखा है तो ये तो वायुमंडल से प्राप्त हो जाता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो ये पौधों की कोशिकाओं पत्तियों में क्या होता है, लवक के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो ये सूर्य से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, फोटोन ऊर्जा उसमें मौजूद होता है, जिससे क्या होता है, उसको ऊर्जा मिल जाता है। ठीक है, फोटोन कणों से ये ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके पहले भी 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये पूछा गया कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, हमने पढ़ा कि कुछ रेखा पहले हमने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर HCl अम्ल का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। नहीं, तो लिखा है यहाँ पे कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। लिखा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में क्या करता है, अम्लता माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे पेशीय नामक एंजाइम क्या होता है,
अम्लीय माध्यम में क्या करता है, कार्य कर सके। अम्ल भोजन में विद्यमान रोगाणुओं को क्या करता है, अक्रियशील या नष्ट करता है। देखो, जो अम्लीय अम्ल का निर्माण होता है हमारे पेट के अंदर, वो अगर हमने मान लो कुछ खाया आपने, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं या जीवाणु हो सकता है बहुत सारा, या छोटे-छोटे जीवाणु हो सकते हैं। तो ये क्या करता है ना, उसको मतलब डीएक्टिवेट करना, अक्रियशील, कोई काम ही नहीं करता है। चाहे हो सकता है रोग उत्पन्न कर सकता है कोई भी, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो नहीं कर पाएगा। पूरा गल जाता है, ये डाइजेस्ट हो जाता है, उसका डाइजेशन होता है, या तो वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है उधर ही। तीसरा पॉइंट लिखा है, हमारे अमाशय में उपस्थित अम्ल को गला देता है। ये जो एचसीएल अम्ल है ना, वो हमारे भोजन को पचाने में क्या होता है, पूरा तरीका से क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखा, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, तो पाचक एंजाइम है ना, ये पाचक एंजाइम जो है पाचक रसों में उपस्थित होते हैं, जिसका कार्य क्या करता है, विशिष्ट कार्य है। ये पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को क्या करते हैं, जटिल रूप से सरल रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करके घुलनशील बनाता है। जैसे कि पेप्सिन हो गया, पेप्सिन को पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, प्रोटीन हो गया। ठीक है, पेप्सिन को प्रोटीन में से पेप्टोन में परिवर्तित कर कर ये भोजन को डाइजेशन करने में काम करता है। फिर एक क्वेश्चन लिखा है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी अलग से एंजाइम्स होते हैं। तो देखो लिखा क्या, हमारे शरीर में पूर्ण रूप से वसा का पाचन आहारनाल में ही होता है। ठीक है, पहला पॉइंट का पाचन कहाँ होता है पूर्ण रूप से वसा का, तो आहारनाल में। लिखा जेठरीय लाइपेज भोजन के क्या करता है, ये लाइपेज नामक जो एंजाइम है, ये भोजन के वसा को क्या करता है, आंशिक रूप से क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, ये आंशिक रूप से क्या करता है, इसका विखंडन करता है, तोड़ता है आंशिक रूप से, और उसके बाद क्या करता है, पचित भोजन जो है अमाशय में, अमाशय का जो एक हिस्सा है क्षुद्रांत, वहाँ पे जाता है। इसके बाद अकृत क्या करता है, पीत रस स्रावित करता है, जो भोजन में उपस्थित जितना भी अणुओं की छोटी छोटी गोलिकाएं जो टूटकर आता है वहाँ पर से, इस क्रिया को क्या कहता है, इमल्सीकरण। ठीक है, इमल्सीकरण करता है, और ये पूरा तरीका से विघटित हो जाता है। विघटित होने के बाद क्या करता है, इमल्सिफाइड वसा का क्या करता है, में परिवर्तित हो जाता है, या जिसको इमल्सिफाइड वसा बोलते हैं, इसी में चेंज हो जाता है ये। अब क्या करता है, अग्नाशय रस है ना, अग्नाशय द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। अग्नाशय एक अंग है डाइजेशन का, वहाँ से अग्नाशय रस निकलता है, जो क्या करता है, इसका लाइपेज एंजाइम है, जो लाइपेज एंजाइम में इमल्सीकरण को क्या करता है, पूरा तरीका से सेक्रेट कर कर ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, और ये क्या करता है, ये वसा पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या होता है, फिर पाचन